Without consciousness, neither you can see matter, nor you can feel energy. आप मैटर को देख रहे हैं, जो उसका बैकग्राउंड है वही कॉन्शियसनेस है। जब आप बंधे रहते हैं तो आप अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस व्यक्ति बंधा रहता है। अनकॉन्शियस व्यक्ति अपने इम्पल्सेस के इन्फ्लुएंस में आके काम करता है, क्योंकि एडिक्शन का डोमेन ही है अनकॉन्शियसनेस। जैसे हम भूत कहते हैं ना, भूत प्रेत, यही हमें हॉन्ट करते रहते हैं। तो जब तक आप चीजों को इस भूतकाल के चश्मे से देख रहे हो, तब तक ये जो छोटा सेल्फ है, ये जो लोअर सेल्फ है, ये जीता रहेगा। और जब तक ये जीवित है, तब तक डुअलिटी एग्जिस्ट करेगी, जो देख रहा है और जिसे देखा जा रहा है, उन दोनों के बीच में। बेताल की तरह ये आपको कहानी सुनाते रहेंगे, लेकिन अगर आप इसके बहकावे में आ गए, अगर आपने बोल दिया, अगर आप इन्वॉल्व हो गए, तो फिर बेताल चला जाएगा वापस। अब गलत बोला तो सर के 32 टुकड़े। Exactly. तो सजा मिलेगी। हेलो एंड वेलकम, नमस्कार सभी को। मैं आशीष भारद्वाज, तथास्तु पॉडकास्ट के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं आदि सुयश। There's so much work you've already done, and the book, this episode, we will specifically talk about the book Threads of Transcendence, जो बिल्कुल हाल फिलहाल में आई है, and I got an opportunity to read that book. And as I discussed, कि I found that book to be so profound कि उसको एक बार में डिस्कस करना संभव नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस बुक की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाएं और हिस्सों में उस पर बात करें। तो पहला सवाल मेरा ये है सुयश, ऑब्वियसली योर स्पिरिचुअल बैकग्राउंड एंड योर जर्नी इज योर वेरी पर्सनल एंड सब्जेक्टिव जर्नी। आप हम लोगों तक जो रीच आउट कर रहे हैं विद दिस ऑडियो विजुअल मीडियम, उसका आपका मकसद क्या है? व्हाई डू यू थिंक? मैंने वो इंट्रोडक्शन में पढ़ा हालांकि यू रिटन अबाउट इट, बट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। मकसद एज सच मेरा कोई पर्पस नहीं है। मैं बहुत ही फ्रैंकली, बहुत ही ओपनली बोलता हूँ। मैं इसको इसीलिए नहीं कर रहा। देखो, मल्टीपल लेवल्स होते हैं। मैं जो फैक्ट है और सबसे डीपेस्ट लेवल का सबसे पहले मैं उसको संबोधित करता हूँ। एज सच मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं इसे कोई बिगर एंड को अचीव करने के लिए या एक बिगर लक्ष्य, एक बड़ा अर्थ, उसके लिए मैं ये कर ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ एज सच चाहिए ही नहीं है इससे। ये बस मेरे अंदर जो घटित हो रहा है उसका एक्सप्रेशन है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। मेरे अंदर एक फुलफिलमेंट है, एक नॉलेज है, कंपैशन है, जो भी है मेरे अंदर, जो भी मेरा रियल सेल्फ है, वो इन वीडियोस के माध्यम से एक्सप्रेस हो रहे हैं। ये बस मेरी अभिव्यक्ति है और ये अपने आप में इनफ है। इसको मैं किसी बड़े पर्पस को पूरा करने के लिए नहीं कर रहा। ये तो सबसे बेसिक फंडामेंटल लेवल पे मैंने बताया। इससे अगर ऊपर लेवल पे जाएं तो हर एक इंसान, मैं ऐसा मानता हूँ, बहुत ही आपने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा मेरे बुक के, कि ये संसार का कोई एट द एंड पर्पस नहीं है, ये एक लीला है। राइट। और इस लीला का सिर्फ एक ही पर्पस है, एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट। तो ये मेरे लिए सिर्फ एंजॉयमेंट है, ये मेरे लिए सिर्फ अभिव्यक्ति है अपने स्वयं की। बट इस खेल में भी, इस लीला में भी, लीला का अर्थ होता है खेल, इस खेल में भी हम अपने पर्सनल गोल सेट करते हैं। जैसे आप गली क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, तो आपने एक गोल सेट किया कि इस बाउंड्री के बाहर अगर बॉल जाता है तो 6 रन। तो उसी तरीके से मैंने सर्टेन गोल सेट किए हैं, लेकिन वो गोल पूरा हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही मेरे लिए इनफ है, अपने आप को अभिव्यक्त करना। और मैं इसी में आनंदित हूँ। बट फिर भी मैंने सर्टेन गोल सेट किए हैं, और वो गोल है एक भगवान शिव की नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ये नॉलेज खो गया है। दिस इज द प्रॉब्लम। इंडिया में भगवान शिव की पूजा होती है, इंडिया में क्या, नेपाल में होती है, बहुत जगह होती है। भगवान शिव सबसे फेमस है। इनफैक्ट एक प्यू रिसर्च ने कंडक्ट किया था सर्वे कि सबसे पॉपुलर देवता कौन है हिंदू धर्म में,
तो हम्म उसमें कई लोगों ने, आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि भगवान शिव। हम्म तो लेकिन वो फेमस तो हैं, बट हाँ, वो खोखले हो चुके हैं, उनका जो हार्ट है, उनका जो नॉलेज है, वो खो गया। दिस इज द हम्म सैड रियलिटी। आज कोई जानता हम्म भी नहीं है कि भैरव तंत्र क्या है, कश्मीर हम्म शैविज्म, त्रिका, ये क्या है। अभी हम्म मैंने देखा कि 2020 में 2020 में मैंने 2019 और 20 में मैंने शिव सूत्र पे वीडियोस बनाने शुरू किए थे। मैंने हम्म देखा कि 2020 में एक उछाल आया है भैरव की हम्म पॉपुलैरिटी में। लोग हम्म भैरव के प्रति ज्यादा अग्रसर हुए हैं, और हम्म ये मुझे देख के खुशी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यही एक सही अपॉर्चुनिटी, यही एक सही टाइम है जब मेरा भी हम्म ये सो कॉल्ड पर्पस, मकसद पूरा होगा, भैरव के नॉलेज हम्म को आगे लेके जाना, क्योंकि लोग भैरव के प्रति अग्रसर हो रहे हैं। तो इट इज द हम्म परफेक्ट टाइम कि इस नॉलेज को स्प्रेड किया जाए। तो हम्म जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द भैरव तंत्रास, हम्म जिसको हम लोग कहते हैं एक मॉडर्न लैंग्वेज में कश्मीर शैविज्म। तो कश्मीर इसको शैविज्म। स्प्रेड करना मेरा एक पर्पस है। ओके, ओके, इट्स इंटरेस्टिंग। आपने कहा कि 2019-20 में बात होनी बहुत ज़्यादा शुरू हुई। उसी समय नवंबर 2019 में मैं रुद्रनाथ जी से मेरी मुलाकात हुई, जो भैरव साधक हैं। और तब से लेके अब तक मेरा भी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। तो ऐसा कुछ कुछ स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में इंटरनेट पे भी, सोशल मीडिया पे भी माइथोलॉजी, तो इज नॉट द राइट वर्ड, हमारे शास्त्रों की बात बहुत ज्यादा होने लगी, और खास तौर से तंत्र और शिव, भगवान शिव और भैरव की बहुत ज्यादा, मतलब एक तूफान सा आ गया है कंटेंट का। तो Indeed, इसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल कारण है? आपको लगता है कि समय काल चक्र कुछ ऐसा है? मैं एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं यूज करूंगा काल चक्र, बट हाँ। या हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि इस हम्म 2019 से लेके अभी तक एक बहुत ही स्ट्रेंज उछाल आया है, हम्म और इसको हम हम्म लोग किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये इसमें जैसे एक इन्फ्लुएंस है एक आउटर मीडियम का, ऐसा मुझे फील होता है कभी कभी। मतलब ओके। हमारे पास कोई रीजन नहीं है लॉजिकल कि हम जस्टिफाई कर सके कि कैसे ये उछाल आया है। हम्म अचानक जो देवी देवता, स्पेसिफिकली भैरव, जो पिछले 10 साल से 20 साल से ही वॉज नॉट इवन मेन स्ट्रीम, कोई जानता भी नहीं था। मैं भैरव बोलता तो हम्म लोगों को समझ में भी नहीं आता, हम्म एंड नाउ ही इज एवरीवेयर ऑन द सोशल मीडिया। हम्म तो ये एक स्ट्रेंज, और एक्चुअली मैंने भी 2019 में, दिस वाज नॉट, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कोइंसिडेंस इट वाज, 2019 हाँ में मैंने भी शुरू किया था शिव सूत्र, हाँ जस्ट आउट ऑफ लव फॉर दिस हम्म ट्रेडिशन। और फिर 2019 से मैंने देखा कि इसमें बहुत ही उछाल आया है। मैं नहीं कह रहा कि इसमें मेरा थोड़ा सा भी रोल है, मैं बस आपको एक हाँ। जनरल बता रहा हूँ कि कैसे एक कंपाउंड शिफ्ट हुआ है हमारी कॉन्शियसनेस में यस, सबकी। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट। मैं पर्सनली पार्ट पार्ट हूँ उसका, तो मैं मुझे पता है। एक पीछे एक बुक है, ये अघोरेभ्यो घोरेभ्यो, इसका टाइटल है। अरे ये उन्हीं अघोर की, मंत्र। रुद्रनाथ जी की ही स्टोरीज हैं। हम्म, एंड ये 2019 के एंड में ही उन्होंने मुझे दी थी। एंड दिस स्टार्टेड किक स्टार्टेड अ जर्नी। उससे पहले तो जैसा आपने बोला कि भैरव के का नाम सुन के भी लोग घबराते थे। हमारे दिल्ली में किलकारी भैरव का टेम्पल है, जिसमें संडे पे कारण चढ़ता है। तो बस मतलब घबराते थे लोग जाने में वहां पे। अब एज यू सेड, मेन स्ट्रीम बात होने लगी है। लोग ओपनिंग अप टू द आइडिया, विच इज अ गुड थिंग। मुझे ना, कश्मीर मैं एक्चुअली शैविज्म का। इसमें थोड़ा कुछ ऐड करता हूँ। मुझे हम्म लगता है कि एक रोल इसमें प्ले किया है पैंडमिक ने। ये जो यस। 2020 में वायरस आया था, इसमें बहुत हम्म लोगों ने देखा कि लाइफ कितनी फ्यूटाइल, लोगों ने जाना, हम्म और उसमें बहुत कुछ पता चला कि कैसे जिन्हें हम हम्म परिवार कहते हैं, वो ही हम्म एक दूसरे को आइसोलेट कर देते हैं, और हम्म खत्म हो जाता है। जब जान पे बात आती है तो ये परिवार, रिश्ता, हम्म, सब साइड हो जाता है। सब। और हाँ। फिर लोगों ने देखा कि कितनी फ्यूटाइल लाइफ है, जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। कितने लोगों की जॉब गई, लोग अपने जॉब से बहुत अटैच थे, अपने लाइफ से बहुत अटैच थे। हम्म आपकी जॉब गई, आपकी लाइफ गई, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, सब खत्म होते गए।
लोगों ने देखा कि कैसे मेरे ही परिवार, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आया बात, कैसे मेरे ही परिवार, अगर मुझे वायरस हो जाता है तो वो मुझे आइसोलेट कर देंगे बिना सोचे। तो इन सब चीजों के कारण भी, और उस समय भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीविजन पे रामायण और महाभारत टेलीकास्ट करना शुरू किया था। तो लोगों का रुझान वैसे ही एक तरफ, ये एक शिफ्ट आया मेंटालिटी में, वायरस को देखते हुए और सिचुएशन को देखते हुए, और फिर उन्हें इसका आंसर मिला आध्यात्म में, जब महाभारत और रामायण टेलीकास्ट होने लगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही कारण है, मैं कहूंगा कि ये मीडियम है, ये मीडियम था इस शिफ्ट को लाने में। कारण, आई बिलीव इट वॉज द ग्रेस ऑफ भैरव हिमसेल्फ। तो ये एक चीज। शिव सूत्रास जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि विज्ञान भैरव तंत्र की कमेंट्री है। फिर as I read the book about Vasugupta and you explained the premise behind it, and the book is structured around the sutras. सूत्र की डेफिनेशन आपने बहुत सुंदर दी कि इट्स लाइक ए थ्रेड, एंड जस्ट वन थ्रेड tells you everything about the entire garment, whether it's silk or cotton. So one thread of Shiva Sutra, one sutra, उसके अंदर सब कुछ है. It's like the seed. पहला सूत्र की अगर हम सीधे right away we start talking about the first sutra, चैतन्य महात्मा, because you started कि who am I is the most starting point and the end point. It starts and ends here. Let me phrase some questions because I know what you're thinking now. कि इतना सारा बताऊं मैं where should I start? So I'll break it down. एक ट्रांसेंडेंस की बात की आपने, थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस में, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि जैसे आपने लिखा भी है कि ट्रांसेंडेंस या मोक्ष या मेरे को निर्वाण या इफ आई गो बियॉन्ड, तो क्या सारा इंटरेस्ट लाइफ से खत्म हो जाएगा, भगवान शिव की आराधना करेंगे वैराग्य आएगा, तो फिर मतलब हाउ विल आई बी? तो ऐसा नहीं है, आपने बताया. सो हाउ डज इट, एक आम आदमी जैसे मैं हूं या एनी ऑर्डिनरी पर्सन, व्हाई शुड दैट पर्सन बी मूव टुवर्ड्स ट्रांसेंडेंस? सी ट्रांसेंडेंस, ये जो वर्ड है वो आध्यात्म में यूज होता है. आपने बहुत सारे सेल्फ हेल्प, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक किताबें पढ़ी होगी, तो उसमें ये जो है ट्रांसेंडेंस वर्ड का प्रयोग है. हिंदी में इसको समझें तो हम कह सकते हैं परागमन. परागमन, ठीक है. परागमन, ठीक है. गोइंग बियॉन्ड, लाइन क्रॉस, यू क्रॉस द लाइन. एग्जैक्टली. तो आप ने सुना होगा, जितने भी लोग आध्यात्म से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग सत्संग करते हैं, सुनते हैं आध्यात्मिक गुरुओं को, उन्होंने सुना होगा उनके मुंह से कि अपने भौतिक स्वयं को ट्रांसेंड, उसके परे जाओ, अपने भौतिक स्वयं से परे जाओ, संसारिक माया से ऊपर उठो. तो ये जो ऊपर उठो, परे जाओ, यही एक्चुअली मीनिंग है, कॉनोटेशन है वर्ड ट्रांसेंडेंस का. बट प्रॉब्लम इज कि लोग इसको गलत तरह से इंटरप्रेट कर देते हैं. जब हम कहते हैं कि किसी चीज से ऊपर उठो, किसी चीज के परे जाओ, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको, आपने पढ़ा भी है ये, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको छोड़ के आगे बढ़ो. हम ये कह रहे हैं कि उसको उससे आप सीमित मत होइए. आपने वो पा लिया ना, डोंट बी सीमित. अपने आप को कंस्ट्रेंट मत कर दीजिए सिर्फ उस तक. वो आपने पा लिया, अब उसके ऊपर उठो और अपने स्कोप को, अपने पहचान को और बड़ा करो. अगर मैं कह रहा हूं कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर से ऊपर उठो, तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ तुम शरीर नहीं हो, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम शरीर के ऊपर भी बहुत कुछ हो, उसको जानो. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम शरीर को त्याग ही दो, कि तुम जहर खा लो. वो नहीं है ट्रांसेंडेंस का अर्थ. अगर मैं कह रहा हूं कि देखिए, हमारे आइडेंटिटी में, हमारे पहचान में मल्टीपल लेवल्स हैं, कई स्तर हैं हमारे पहचान के. सबसे नीचे, सबसे सुपरफिशियल, सबसे सतही स्तर है ये संसार.
इस संसार के वस्तु से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, मैं अगर मुझसे अगर पूछे कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, हु आर यू, तो मैं उसको क्या बताऊंगा कि मैं एक ऑथर हूँ। तो मैं कह रहा था कि हमारी जो पहचान है वो मल्टीपल लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है। सबसे बेसिक लेवल पे जब मुझसे कोई पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं ऑथर हूँ। बट इस किताब को जिसे मैंने अपनी पहचान बना ली कि मैंने इसको लिखा है, ये एग्जिस्ट करता है इस सुपरफिशियल रियलिटी में, इस सतही आयाम में। इस आयाम की परे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर उस किताब का ही कोई अस्तित्व नहीं है इस आयाम के परे, तो मेरी पहचान जो इस किताब के अराउंड रिवॉल्व करती है उसका भी तो कोई अस्तित्व नहीं है। मेक सेंस? तो या उसी तरीके से जैसे हमारी परिवार है, हमारा ऑफिस है, हमारा वर्क है, हमारा पोजीशन है, हमारी सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज है, जिसके अराउंड हम अपनी पहचान को रिवॉल्व करते हैं, जिसके अराउंड हमारी पहचान बनी हुई है, उसका इस सतही आयाम के ऊपर कोई वजूद नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमें उसे छोड़ देना, वो भी है हमारी पहचान, बट हमें उससे ऊपर उठना है। सिर्फ वहीं तक सीमित मत हो जाओ। अगर तुम वहीं तक सीमित हो जाओगे तो तुम बंधन में हो। क्योंकि ये जो तुम्हारी पहचान है, अगर सर्टिफिकेट्स एंड ऑफिस के अराउंड रिवॉल्व करती है कि आप कौन सा जॉब करते हैं, आपकी जॉब तो चली जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? हमारी जब जॉब चली जाती है तो हम क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं अपने जॉब के आगे। पहचान अभी तक हम उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं अपनी पहचान से। एक सर्टेन इंसान जो आईएएस ऑफिसर है, वो रिटायरमेंट के बाद भी लगाएगा एक्स आईएएस। एक्स वो छोड़ नहीं पा रहा, वो इतना अटैच है अपने उस पहचान से, क्योंकि वो छोड़ देगा तो उसे आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी कि मैं इसके अलावा क्या हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम सीमित मत हो इस चीज से, इससे तुम ऊपर उठो। दिस इज योर आइडेंटिटी, नो प्रॉब्लम, बट इसमें सीमित मत हो, इससे ऊपर भी तुम कुछ हो, और उसी को कहते हैं ट्रांसेंड करना। आप इससे ऊपर उठिए तो आप पाएंगे कि मैं शरीर हूँ और ये शरीर कुछ भी कर सकता है। आप इससे ऊपर उठिए तो आप पाएंगे कि मैं मन हूँ। आप इससे भी ऊपर उठिए, आप पाएंगे कि मैं बुद्धि हूँ। आप उससे भी ऊपर उठिए तो आप पाएंगे कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं ही सारा संसार हूँ। और इसे ही तंत्रों में, जो भैरव तंत्र हैं, उसमें पूर्ण अहमता कहते हैं। जब आपकी अहमता पूर्ण हो जाती है, अहम मतलब मैं, सेंस ऑफ आईनेस, जब ये सेंस ऑफ आईनेस कंप्लीट हो जाती है तो उसे पूर्ण अहमता कहते हैं। और ये भगवान शिव का दूसरा नाम है। यही लक्ष्य है तंत्र का। जब आप अपने आई को, अपनी मैं को, अपने अहम को सीमित नहीं करते, उसे असीमित हो जाने देते। और यही मैं कह रहा हूँ, इसी को मैं संबोधित कर रहा हूँ इस वर्ड से, ट्रांसेंडेंस। तो ये आम इंसान के लिए भी है, ये किसी के लिए भी है। मैं बस आपसे कह रहा हूँ कि आप सीमित मत हो, अब ऊपर उठो, अपने पहचान को, सब कुछ को एक्सपैंड करो। सीमित होना मृत्यु है, एक्सपेंशन लाइफ है। तो ये था इसका अर्थ। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि ग्रॉस एग्जांपल ये है कि अगर आप स्कूल जाते हैं, आप क्लास 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, एक ही क्लास में नहीं ठहर जाते। देर आर लेवल्स टू कंटिन्यूसली ग्रो। एग्जैक्टली। एंड प्रॉब्लम जो एक आम व्यक्ति को, किसी को भी होती है, वो ये होती है कि द आइडिया ऑफ द फाइनल अटेनमेंट, to understand that you need to keep rising, because where I am, if I'm in class 1, I cannot understand what happens when I'm in class 12. तो वो एक थ्योरी लगती है, वो एक दूर का एक सपना लगता है। सो द ओनली ऑप्शन इज कि यू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू कीप ग्रोइंग अप लाइक एवरीथिंग एल्स। आप स्कूल जाते हो, आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, आपका प्रमोशंस होते हैं। सो दिस स्पिरिचुअल ग्रोथ इज एब्सोल्यूट मस्ट, एंड ट्रांसेंडेंस इज फॉर एवरीवन, एंड दैट्स व्हाट यू सेइंग। यहाँ से आपने एक बात जो अभी बोली कि जो मुझे इंट्रोडक्शन में बुक के पार्ट में बड़े अच्छी लगी, कि प्योर थॉट्स आर थॉट्स दैट रिमूव डिफरेंस बिटवीन द प्योर कॉन्शियसनेस एंड योर लिमिटेड सेल्फ। राइट, शुद्ध विकल्प। शुद्ध विकल्प। तो हाउ एनीवन, समवन हु इज ऑन दिस जर्नी, स्टार्टिंग दिस जर्नी, आपने शुरुआत की है और आपको अभी
लेट्स से कि मैं सिर्फ आपकी बात का विश्वास कर रहा हूँ या अपने गुरु की बात का विश्वास कर रहा हूँ कि वो कहते हैं आप चलते रहो, चलना शुरू करो। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, मुझे कोई कारण नहीं मिल रहा कि जिस वजह से मैं चलूँ। मैं सिर्फ कंप्लीटली फेथ पे चल रहा हूँ कि और मैंने चलना शुरू किया। तो ऐसी स्थिति आपको पता है होती है कि सिर्फ आपने शुरू किया, आपने दिल्ली से बिहार के लिए चलना शुरू किया, आपको ये नहीं पता कि बिहार कैसा है, कितनी देर लगेगी, कब पहुंचेंगे, क्या होगा वहां जाके, पर आपने चलना शुरू कर दिया, रास्ता लेना शुरू कर दिया। तो क्या मोटिवेट करेगा एक आम व्यक्ति को कि वो प्रैक्टिस करे ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस? सबसे बड़ी समस्या जो इस मार्ग में आती है वो है भरोसा करना, कि मैं कैसे भरोसा करूं कि ये परमार्थ जैसा भी कुछ है जिसके पीछे हम हाँ, भाग रहे हैं। और एग्जैक्टली, यस। कई नास्तिकों ने इसका उदाहरण दिया है कि आध्यात्म ऐसा है। कई नास्तिकों ने कहा है, इसका मैं कोट करता हूँ। ऐसा नहीं, मैं पहले नास्तिक था, मैं नास्तिकों की किताब बहुत पढ़ता था। उन्होंने कोट किया है कि आध्यात्म कुछ ऐसा है जैसे एक अंधा एक अंधेरे रूम में जहां पे लाइट नहीं चल रही, वहां पे वो काली बिल्ली को खोज रहा है, लेकिन वो काली बिल्ली है ही नहीं वो। तो उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया है। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। पहले मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ जो आपने क्लासरूम का एग्जांपल दिया था। वो मेरे माइंड में, वो एक्चुअली आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। अब एक बच्चा जो बेसिक साइंस पढ़ रहा है मिडिल स्कूल का, वो यही कहेगा ना कि मैटर के 3 स्टेट्स हैं। अगर उससे हम ये बताते हैं कि नहीं, मैटर के 3 स्टेट्स नहीं है, प्लाज्मा भी है, और 10 हैं, और 20 हैं, ही विल जस्ट से कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे फिजिक्स बुक में यही लिखा हुआ है, मेरे साइंस बुक में यही लिखा है, एंड आई कैन शो यू, देखो मैटर के 3 स्टेट्स हैं। बट उसे अपने इस बिलीफ को ट्रांसेंड करना होगा। जैसे जैसे वो नेक्स्ट क्लास में जाता है, क्लास 6 में जाता है, क्लास 7 में जाता है, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, तब उसे पता चलता है ओके, मैटर के और भी स्टेट्स हैं। हमें वो समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए तभी हमें सिर्फ 3 स्टेट्स बताया गया, क्योंकि हमारा लेवल ऑफ इंटेलेक्ट उतना नहीं था। जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें और भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है। दिस इज हाउ स्पिरिचुअलिटी वर्क्स। अभी आप एक ऐसे लेवल पे हैं जहां पे आप में उतनी क्षमता नहीं है कि आप ब्रह्मांड के पूरे कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाए, इसीलिए आप को सिर्फ इतना ही दिख रहा है, इसलिए आप सिर्फ इतना ही परसीव कर पा रहे हैं। There's more to this। जैसे जैसे आपका इंटेलेक्ट रिफाइन होता जाएगा, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस रिफाइन होता जाएगा, जैसे जैसे आप हैंडल कर पाने में सक्षम हो जाओगे उस सत्य को, आपको वो सत्य दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए पहले तो बिलीव करना पड़ेगा ना। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को मजबूत कैसे करेंगे उस सत्य को झेलने के लिए? तब तक आप अपनी बुद्धि को रिफाइन कैसे करेंगे? तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। इट इज जस्ट दैट कि मैं एक साइंटिफिक, एक मैथमेटिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना, एक मैथमेटिकल इक्वेशन, तो सर्टेन इक्वेशन में हमें पहले एक इमेजिनरी नंबर को मानना पड़ता है कि दिस नंबर एग्जिस्ट। हालांकि उसका कोई वजूद नहीं है, वो एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन बिना उसे माने वो सम सॉल्व नहीं होता है। मेक सेंस? यस यस यस। जैसे हमें x और y को मानना पड़ता है, x और y का कोई अभी तक वजूद नहीं है, अभी बस हम उसे मान रहे हैं। लेकिन जब वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसे मान के, बिना उसे माने वो सॉल्व नहीं हो, लेकिन जब उसे मान के, उसे कंसिडर करके हम उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो उस x और y का वैल्यू निकल जाता है, वो रियलाइज हो जाता है। जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम चलना शुरू कैसे करेंगे? जब तक हम मानेंगे नहीं कि बिहार जैसा कोई जगह होता है, तब तक हम दिल्ली से बिहार के लिए निकलेंगे कैसे? और हमें पूरे पथ पे, पूरे रास्ते पे उसको मानना होगा। हम पूछते रहते हैं ना लोगों से, जब भी हम कहीं भी जाते हैं नॉर्मली, कि भैया ये रास्ता सही जा रहा है, ये रास्ता वहां तक जा रहा है, और तब हम बिलीव करके चल पाते हैं। सपोज आपको कोई मिले ही नहीं, आप किसी के बात पे विश्वास ही नहीं करो कि वो रास्ता वहां तक जा रहा है, आप कभी जा ही नहीं पाओगे, आप भटकते रहोगे, आप कंफ्यूज रहोगे।
एक अनजान जगह पे जब हम जाते हैं तब भी तो हम पूछते हैं ना किसी से, क्या वो रास्ता वहां जा रहा है, और हम उसको मान रहे हैं। हम अभी तक वहां गए नहीं है, लेकिन हम उसको मान रहे हैं कि हाँ ये रास्ता वहां जा रहा है, हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। बिना उस ट्रस्ट के आप फिजिकल ज्योग्राफी में भी कहीं नहीं पहुंच सकते, स्पिरिचुअल ज्योग्राफी में एब्सोल्युटली। पहुंचने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, वहां भी यस। आपको मानना पड़ेगा। इट इज हाउ इट इज। कमाल की बात है, बिकॉज फेथ एंड सरेंडर की बात होती है कि तो स्पिरिचुअल डोमेन में ही लोग कहते हैं कि कैसे करें फेथ, बट लाइक यू सेड, स्कूल जाते हैं हम, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं फेथ पे ही तो, कि ये पढ़ेगा 12th तक पढ़ेगा तो कुछ करियर बनेगा, ऑफिस जॉब करियर पकड़ते हैं तो ये फेथ ही तो होता है कि करेंगे नौकरी, आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी शायद बेटर एग्जैक्टली, होगी, फेथ ही एग्जैक्टली। तो है ये। एवरीथिंग इज ऑन फेथ, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट यहाँ आपको प्रूफ चाहिए पहले, यहाँ पे कि नहीं पहले दिखा दो। अब इट टुक मी ए लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, कि मेरे को वो देख पाने की क्षमता अभी नहीं है, सो आई हैव टू ट्रस्ट यू, आई हैव राइट, टू ट्रस्ट someone who has experienced it, and I am, राइट। if it's just a it's not such a difficult thing, आप हर जगह फेथ को यूज करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो स्पिरिचुअल डोमेन में तो इट्स लाइक इनफैक्ट एनीथिंग एल्स। जितने भी रैशनलिस्ट होते हैं वो ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि साइंस में फेथ की कोई जगह नहीं है। बट देयर वाज हाँ अ फेमस हाँ। साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक, मैं- जिन्होंने क्वांटम वर्ल्ड पे बहुत सारे रिसर्च किए थे। उन्होंने कहा था, उनका एक कोट है जिसको मैं पैराफ्रेज करता हम्म, हूँ, बट इट इज हम्म, एग्जैक्टली लाइक दिस, कि जब हम्म, आप साइंस के गेट में एंटर करते हो, जब आप उस द्वार में एंटर करते हो जो विज्ञान का है, उस विज्ञान के द्वार में आप प्रवेश करते हो, तो आप पाओगे कि उस गेट के ऊपर लिखा है कि तुम्हें भरोसा रखना होगा, ये मस्ट हैव हम्म, फेथ। हम्म, जब या साइंटिस्ट्स और फेमस साइंटिस्ट्स इस बात से अग्री कर रहे हैं, तो आप जो अभी एक हम्म, कॉलेज स्टूडेंट हो जिन्होंने बस इंजीनियरिंग की हम्म, पढ़ाई की है, हम्म, आप हम्म, क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे? हम्म। नो, आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट अमेजिंग। बाकी एक बहुत कमाल की बात यू रोट इन द बुक इज ट्रांसिडेंस और रिनंसिएशन में डिफरेंस है। तो राइट, बहुत सारे लोग रिनंसिएशन को ट्रांसिडेंस मान लेते हैं कि अगर हम एनलाइटेंड हो जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे वहां तो हम सब कुछ छोड़ देंगे। देयर इज अ डिफरेंस ऑब्वियसली, उस पे आप कुछ बताएं कि रिनंसिएशन is a deliberate choice of some monks who decide to leave everything, some people don't have to, बट इट्स लाइक कि आप 12वीं में अगर पहुंच जाएंगे तो आप 11वीं की किताबों को क्यों रखेंगे? सिंपल सी बात है ना, आईफोन 16 अगर आ गया तो आईफोन 14 आप क्यों कैरी करेंगे? तो वो देखिए तो यहाँ नेचुरल पे प्रोग्रेशन है। जैसे आपने कहा कि अगर आप 12वीं की किताब को 12वीं में आ जाते हैं तो आप 11वीं की किताब को क्यों रखेंगे? डेफिनेटली आप उस 11वीं की किताब को हटा देंगे, बट उस 11वीं के नॉलेज को तो आप रखेंगे ना अपने अंदर। एग्जैक्टली, यस तो यस। उस नॉलेज को अगर त्याग के आप चाह रहे हो कि मैं उस नॉलेज को त्याग दूं और हम्म, तब मैं 12वीं में जाऊं, दैट इज हम्म, नॉट पॉसिबल। नॉट गोइंग टू हैपन, यस। तो ट्रांसेंडेंस इज नॉट रिनंसिएशन इन दिस वे कि हम यहाँ पे कुछ त्याग नहीं रहे हम्म, हैं, हम हम्म, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम्म, माना हम्म, कि ये संसार है, माना कि ये सारी हम्म, चीजें हैं, बट इसी हम्म, में हमें सीमित नहीं होना है, हमें इससे भी ऊपर उठना हम्म, है। हम्म, डेफिनेटली इसको हम्म, छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर इससे ऊपर उठने के हम्म, लिए इसको कुछ समय तक साइड रखना है तो वो रख देंगे, हम्म, हम्म, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल त्याग देना है। हमें बस इससे हम्म, ऊपर उठना है। प्रॉब्लम है कि हम अटैच हो गए हैं, हम अपनी 11वीं की किताब से अटैच हो गए हैं, हम उसको बैग में भर के रखे हुए यस हैं, और बैग में यस, हमारा 12th की किताब को रखने का जगह ही नहीं बचा है। या या, तो एक सर्टेन समय के लिए हमें उसको हटाना होगा, उस 11वीं की किताब को, जब तक हम 12th को पढ़ नहीं लेते। एक बार आप पढ़ लो, फिर आप किताब रखो, जैसे रखना है, जो रखो, इट राइट, इज कम्प्लीटली देन ऑन यू, यू। या तो एक ओशो आल्सो सर्टेन सेड समथिंग। राइट, तो एक सर्टेन पॉइंट तक हमें जब तक हम किसी चीज से अटैच हैं, जब तक हम अपनी एक आइडेंटिटी से अटैच हैं, तब तक हमें उसे छोड़ना पड़ेगा कि वो अटैचमेंट खत्म हो जाए। एक बार वो अटैचमेंट खत्म हो गई, फिर यू कैन इम्प्लीमेंट दैट आइडेंटिटी। फिर आप उस आइडेंटिटी में आ सकते हो वापस, फिर आप कह सकते हो कि मैं ऑथर हूँ, फिर आप कह सकते हो कि मैं एक पिता हूँ, फिर आप कह सकते हो मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। लेकिन पहले आपको उस
आइडेंटिटी से अपने आप को हटाना होगा। तब और तभी आप इस विशाल आइडेंटिटी को प्राप्त कर पाओगे, जिसे हम चेतना कहते हैं। एक बार आप उस चेतना को प्राप्त हो जाओ, रामकृष्ण ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, एक बहुत अच्छा पैरेबल, कि जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, सपोज आप एक पहाड़ की चोटी पे जा रहे हो, पहाड़ की चोटी पे जा रहे हो, तो आपको सीढ़ी से होकर जाना पड़ेगा। एक एक सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो, एक एक सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो। अगर आप किसी एक सीढ़ी से अटैच हो जाते हो, तो आप पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुंच पाओगे। मेक सेंस? आपको उस सीढ़ी को त्याग के ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ऊपर बढ़ना पड़ेगा, ऊपर बढ़ना पड़ेगा। और एक बार जब आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए, तो आपको रियलाइज होता है कि जिस मटेरियल से वो चोटी बनी है, जिस पत्थर से, जिस मिट्टी से, उसी से वो सीढ़ियां भी बनी है। वाह, है ना? जब आप रियलाइज कर लेते हैं कि जिस शिव को जब आप प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि यही शिव तो ये पूरे संसार है। उसके बाद आपको त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको पूरे संसार में हर जगह शिव दिखेंगे। जिसे शिव सूत्र अभिव्यक्त करता है इस सूत्र से, लोक आनंद समाधि सुखम, कि एक बार जब शिव प्राप्त हो जाते हैं तो पूरा संसार समाधि के सुख से भर जाता है। तो ऑसम। तो पहले सूत्र की हम वापस, अब आई थिंक बैकग्राउंड काफी बन गया। चैतन्य महात्मा, फिर चैतन्य प्लस आत्मन, और बाकी कुछ व्यूअर्स को एक कॉन्टेक्स्ट, जो एग्जांपल जो आपने दिया, बहुत ही सुंदर इसका कॉन्टेक्स्ट दिया चैतन्य और आत्मन का, कि देयर स्टेट्स मैटर और एनर्जी। मैटर इज द ग्रोसेस्ट फॉर्म, देन थोड़ी कम ग्रोस, थोड़ी सटल एनर्जी, और फिर उससे सटलेस्ट फॉर्म इज कॉन्शियसनेस। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। मैटर को हम देख सकते हैं अपने आसपास फिजिकल फॉर्म में, ग्रोस है। एनर्जी को हम एक्शन में देख सकते हैं। हाउ कैन वी एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस? Is it a stupid question? No, it is not a difficult question. It is a very easiest question. No, is it a stupid question? I mean, I guess that's how I look at it. Matter I can touch and feel, energy I can see it in action, and consciousness is the subtlest form of it. So how do we experience Without consciousness, neither you can see matter, nor you can feel energy. आप मैटर को देख रहे हैं, जो उसका बैकग्राउंड है वही कॉन्शियसनेस है। देख कौन रहा है? राइट। बिना इस कॉन्शियसनेस के आप उसको देख भी नहीं सकते ना। देख कौन रहा है? इफ देयर इज अ बिलीफ, अगर आपके अंदर एक सेंसेशन है, आप फील कर पा रहे हो एनर्जी के पुल को, आप फील कर पा रहे हो अपने एनर्जी को अपने अंदर, तो उसे फील कौन कर रहा है? इसी पर्दे पे ये सारे एक्शंस प्ले हो रहे हैं। इसी सफेद पर्दे पे ये सारे पेड़ पौधे, ये सब कुछ, ये आवाजें, ये सब कुछ दिख रही है आपको, ये सब कुछ फील हो रही है। वो सफेद पर्दा ही कॉन्शियसनेस है। त्रिका शास्त्र, भैरव शास्त्र में बहुत ही प्लेन वे में इसको डिफाइन किया गया है। बहुत ही तार्किक, बहुत ही सूक्ष्म लॉजिक दिया गया है कि इट इज फ्यूटाइल, ये व्यर्थ है कॉन्शियसनेस को नकारना, चेतना को नकारना व्यर्थ है। कि जो व्यक्ति नास्तिक है, जो चेतना को नकार रहा है, वो भी चेतना को स्वीकार कर रहा है। क्योंकि वो जो नकारना है वो कौन कर रहा है? वो नकार कौन रहा है? वो चेतना ही नकार रही है। आप चाहे ये सोचो कि चेतना नहीं है, आप चाहे ये सोचो कि चेतना है, लेकिन ये जो सोच है, ये जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, ये इसी बैकग्राउंड में प्ले हो रही है जिसे हम चेतना कहते हैं। बिना उसके ना आप ये सोच सकते हैं कि चेतना है, ना आप ये सोच सकते हैं कि चेतना नहीं है। उससे पहले आपको एक्सेप्ट करना ही होगा कि देयर इज अ बैकग्राउंड जिसके ऊपर ये सारी चीजें प्ले हो रही है। तो वो स्वयं सिद्ध है। And that's the true freedom. Right. That is the true That's freedom. what we talked about. Consciousness, being aware that you are the consciousness is the true freedom. Exactly. मैंने इस चीज को भी क्लियर किया था कि चेतना है इच्छा ज्ञान क्रिया परिपूर्ण स्वतंत्रयम। It is a complete freedom of willing and cognizing and doing.
कुछ करने का, चेतना का, ज्ञान का, क्रिया हम्म, का, कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण हम्म, स्वतंत्रता। आप कुछ भी इच्छा हम्म, रख सकते हो, कुछ भी हम्म, जान सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। इसे हम हम्म, कहते हैं चेतना। चैतन्य का यही हम्म, डेफिनेशन दिया गया है भैरव शास्त्रों में। हम्म, और आप देखो ना, कॉन्शियसनेस इज फ्रीडम। ये तो बुक में समझाया था, आपने पढ़ा है, बट हम्म, आपके व्यूअर्स के लिए मैं इस चीज को समझा देता हूँ। हम्म, चेतना ही स्वतंत्रता है, इन दोनों शब्दों में कोई अंतर ही नहीं है। हम्म, जब आप बंधे रहते हैं तो आप अनकॉन्शियस है। हम्म, अनकॉन्शियस व्यक्ति बंधा रहता है। अनकॉन्शियस व्यक्ति अपने इम्पल्सेस के हम्म, इन्फ्लुएंस में आके काम करता है। जो उसके अंदर हम्म, हो रहा है, जो उसके अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, उसके वासना है, उसके संस्कार हैं, हम्म, उसके हम्म, वशीभूत होके वो अपना हर कुछ करता है, अपने जीवन को बिताता है। वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ दाएं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई बाएं खींच के लेके जा रहा है। हम्म, और फिर वो उसे यस, विधि के विधान, डेस्टिनी में प्रोजेक्ट कर देता है कि ये तो मेरी डेस्टिनी थी। नहीं, ये हम्म, तुम्हारे कर्म हम्म, थे, तुम्हारे संस्कार थे, तुम्हारी वासनाएं थी जो अनकॉन्शियस में बैठी है और तुम्हें कंट्रोल कर रही है, तुम्हें हम्म, नियंत्रित कर रही है। जब आप वृत्तियां, कॉन्शियस हो जाते हो तो ये सारी चीजें आपको नजर आने लगती हैं, जो अनकॉन्शियस में बैठी वासनाएं हैं, सब कुछ है। और उसके बाद आप पे इनका प्रभाव नहीं पड़ता। तब हम्म, आप सही मायने में अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हो। तब आप इस माया से मुक्त हो जाते हो। हम्म, जब आप इस चेतना को जान लेते हो, तो चेतना ही मुक्ति है, चेतना ही फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। हम्म, इसीलिए चिति हम्म, शक्ति को भैरव शास्त्र में स्वतंत्र शक्ति भी कहते हैं। हम्म, चिति यानी हम्म, कॉन्शियसनेस। तो ये जो चिति शक्ति है, यही स्वतंत्र शक्ति भी है, और यही हम्म, आनंद शक्ति भी है। जब आप इसको आगे हम्म, पढ़ोगे तो इसी को आनंद शक्ति भी कहा जाता है। मैंने ये हम्म, बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट किया है अपने। इसका मैं एक आपको शेयर करता हूँ बड़ा। जब मैं पढ़ रहा था एंड अब जब आप बता भी रहे हैं तो इट इज, मैं आई यूज टू, बड़े एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी मेरे मेरे जीवन में, पर एक हाल का एग्जाम्पल है कि आई यूज टू स्मोक अ लॉट अंटिल लास्ट ईयर। और मुझे पूरा ये अवेयरनेस थी कि मैं बंधन में हूँ और मैं छोड़ नहीं पा रहा। मैंने अगस्त में छोड़ दिया। अब जो मेरे मैं सोचता हूँ उस बारे में तो मेरे को यही ख्याल आता है कि नाउ आई एम फ्री। फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। और जब उस तरफ था मैं लाइन के और बाकी लोगों को देखता हूं मैं करते हुए, मैं यही देखता हूं कि ये लोग बंधे हुए हैं उस पाश में। एक बहुत ग्रॉस लेवल का एग्जांपल मैं बता रहा हूं। हाँ, नहीं, ये इसी एग्जाम्पल मेरे बहुत ही डेफिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जो हाँ, लोगों को मैंने समझने में एक्सपीरियंस बहुत ही किया। मददगार है। मैं चाहता हूँ इसको आप इलेबोरेट करिए, बहुत लोगों मैं को जो समझ में आएगा। सूरज सूरज जी, मैं जो सोचता हूँ कि मैं पहले, सबसे पहला जो डिवाइन इंटरवेंशन ही मानता हूं मैं, कि जब मैं अपने गुरु के संपर्क में फिजिकली नहीं मिला था उनसे, ईमेल किया था और मैंने एक कदम लिया था उस तरफ, तब मैंने अल्कोहल छोड़ा था। आई यूज टू बी एन अल्कोहलिक। और उस समय ये सोचना कि क्या मैं कभी शराब छोड़ पाऊंगा, इस प्रश्न भी नहीं उठता था। ये नॉन एग्जिस्टेंट था कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और शराब छोड़ने के बाद करोगे क्या, जीवन में बचा फन क्या है। तो उसी एक लिमिटेड एग्जिस्टेंस में मैं रहता था। लेकिन छोड़ा, छूटी आशीर्वाद से। नाउ द ओनली थिंग आई फील, ये स्मोक के बारे में भी या शराब के बारे में, दोनों व्यसन हैं जो शायद सबसे ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करते हैं इस समय प्रैक्टिकली। दोनों व्यसन के इस तरफ आने के बाद मैं यही फील करता हूँ कि मैं स्वतंत्र हूँ, फ्री हूँ। प्रैक्टिकली हर आधा घंटे में जाके मेरे को सिगरेट नहीं जलानी होती और उसके नशे में नहीं रहता मैं। या मेरे जीवन के 24 घंटे में से 12 घंटे में सिगरेट स्मोक मेरे को पकड़ के नहीं रखता। अब आई एम एब्सोल्युटली फ्री। तो एक छोटी सी चीज से मैं उधर से इधर आया, बिकॉज आई बिकेम अवेयर कि ये तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन जब वो हुआ तो एकदम एक ही दिन में आई कुड क्विट। कि उसका पहला एक सबसे बड़ा कारण था सूरज जी, कि मेरे को ये लगा कि मैं ये आदत या व्यसन अपने बच्चों को देना चाहूंगा। एंड माई सन इज 14। तो मुझे सबसे बड़ा तो मेरे लिए वो ही था। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं ऐसा,
कि छोड़ दूं पर नहीं छोड़ पाते. आई एम रियली ब्लेस्ड कि आई कुड जस्ट एक दिन मेरे को आया एंड आई जस्ट क्विट एंड आई वाज अ चेन स्मोकर. स्वतंत्रता, फ्रीडम इज जस्ट इनवैल्यूएबल. तो मैं जब वो वाला आपका पार्ट पढ़ रहा था कि वंस यू बिकम अवेयर of things, conscious of your existence at whatever level it is, whatever level of growth, spiritual growth, आप पाश टूटते जाते हैं. मैं यही देखता हूं कि वृत्तियां हटती जाती हैं. जीवन मेरा अपने आप सात्विक होने लगा बिना ट्राई करे. वृत्तियां हटने लगी, लोग हटने लगे ऐसे जिनसे मुझको बंधन होता था. आदतें हटने लगी. और जैसे क्लास 1 से 2 से 3 से 4 से, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम असेंडिंग, आई एम डेफिनेटली असेंडिंग, आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ ईगो कि बाकी सारे लोग इन्फीरियर हैं और मैं बेटर हो गया उनसे अपने फ्रेंड सर्कल से. ऑल आई एम सेइंग इज कि आई कैन सी थिंग्स विच साल भर पहले, 2 साल पहले मैं बिल्कुल नहीं देख सकता था. आई वॉज नॉट कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. मैं बिल्कुल केपेबल नहीं था वो इस तरफ वाला दुनिया को समझने का जो आप देख सकते हैं, या जो कोई भी स्पिरिचुअल एनलाइटेंड पर्सन देख सकता है और बताने का प्रयास करता है. वो समझ में ही नहीं आता जब तक आप क्रॉस ओवर नहीं कर लेते. अब सवाल मेरा ये है इतने लंबे मोनोलॉग के बाद कि हाउ डू यू गेट पीपल टू क्रॉस ओवर. मेरे को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे गुरु का आशीर्वाद था या मेरे पुराने प्रारब्ध थे या क्या था. आई डोंट नो. आई रियली रियली वांटेड, ये मैं कह सकता हूं आपसे कि मैं छोड़ना चाहता था. मैंने प्रयास किया, नहीं छोड़ पा रहा था. फिर अचानक से सब कुछ छूट गया. तो कैसे आप लोगों को, हाउ डू यू गेट पीपल टू क्रॉस ओवर? कैसे, इज देयर आई डोंट नो, एक फॉर्मूला है कोई, या एक बहुत बेसिक एक आप 1 2 3 बता सकते हो कि जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग द पाथ अहेड. That's how you written in the book. You start walking and then the path will emerge, start emerging as you go on. So how do we start? हाँ, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि यही बेनिफिट होता है जब आप एक कन्वर्सेशन करते हो ना आध्यात्म पे, और जब आप एक ऐसे इंसान के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो जहां दोनों पार्टीज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं और सही में करते हैं, जहां दोनों दीक्षित हैं या जिनको पता है गुरु की वैल्यू, जिनको पता है आध्यात्म की वैल्यू, तो वो कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है. क्योंकि जहां मैं जो कह रहा हूं उसको आप समझ रहे हो और उससे आप अपने लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो, और फिर आपका जो इंसाइट होता है वो बहुत ही हेल्पफुल है लोगों के लिए. तो ये बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे इस पॉइंट में कन्वर्सेशन की. तो आपने एग्जाम्पल दिया था एडिक्शन का, परफेक्ट एग्जाम्पल. आप ये पाएंगे, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे साधक मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि एडिक्शन कैसे छोड़ें. कई तरह के एडिक्शंस हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, देन देयर इज पॉर्न एडिक्शन, मेनी काइंड्स ऑफ एडिक्शन. और मैं उनको सिर्फ इतना बोलता हूँ कि स्टार्ट बिकमिंग कॉन्शियस. आप जितना कॉन्शियस रहोगे आपके एडिक्शंस उतने ही खत्म होते जाएंगे, क्योंकि एडिक्शन का डोमेन ही है अनकॉन्शियसनेस. यस, जैसा भी मैंने बताया था, कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू फ्रीडम. अगर आप एडिक्टेड हैं मतलब आप बंधन में हैं, आप अपनी स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर पा रहे हैं. कोई और शक्ति है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है कुछ करने के लिए. कोई ऐसी शक्ति है जिसके बारे में आप जानते नहीं है, जो आपके अनकॉन्शियसनेस में है. एक बार आप कॉन्शियस होने लगो, आप देखना ना कि जो स्मोक करते हैं अपने आप उनका हाथ पॉकेट में जाता है एंड दे हैव नो कॉन्शियस कंट्रोल ऑन इट. वो अपने आप हो That's रहा how है. I quit. ऐसे ही सोचा, मैं छोड़ा. मैंने the guy who helped me, he said कि अगले 24 घंटे आप हर बार स्मोक करते समय पूरे माइंडफुली स्मोक करो, एक एक ड्रैग को. ऐसे ही मत करो कि बस आपने निकाला, पिया, आगे बढ़ गए. You got the एक एक ड्रैग को
आप फील करो, और ये भी इस एक्सपीरियंस देखो कि आपके लंग्स के अंदर वो 5,000 केमिकल्स जा रहे हैं हर बार, और फिर आप बाहर निकाल रहे हो, और यही मैं स्मेल अपने द सिगरेट। यही मैं अपने स्टूडेंट्स या जितने भी लोग मुझे ईमेल करते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ, आप जो भी एडिक्टेड हो ना जिस भी चीज के लिए, जस्ट डू इट कॉन्शियसली, पूरी माइंडफुल होके प्रेजेंट में रह के उस चीज को करो, और फिर देखना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे आप कॉन्शियस होना शुरू होगे, ये सारे एडिक्शंस खत्म हो जाएंगे, ये सारा बंधन खत्म हो जाएगा। बी मोर कॉन्शियस एंड यू विल बिकम फ्री ऑटोमेटिकली, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही फ्रीडम। दिस इज द फैक्ट। तो दैट्स एन आपने बोला कि इनक्रेडिबल। क्या स्टेप है लेने का? हाँ, हाँ। स्टार्ट बाय बिकमिंग कॉन्शियस, मोर एंड मोर कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस क्या है मैंने ये भी समझाया था, पूरा पहला सूत्र ही था कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस्ड, है ना, पूरा 30 पेज का जो एक्सप्लेनेशन। कॉन्शियसनेस का डोमेन ना पास्ट है ना फ्यूचर है, कॉन्शियसनेस का निवास स्थल प्रेजेंट मोमेंट है। कॉन्शियसनेस ना भूतकाल में एग्जिस्ट करती है ना भविष्य में। अगर आप भूतकाल में जाएंगे यू विल मिस कॉन्शियसनेस, अगर आप भविष्य में जा रहे हैं तब भी आप कॉन्शियसनेस को गंवा दोगे। चेतना आपको सिर्फ वर्तमान में मिलेगी, हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ। हाँ, रामदास का ये सेइंग था, हियर एंड नाउ। तो हाउ डू यू प्रैक्टिस कॉन्शियसनेस? बाय बीइंग हियर एंड नाउ। आप अगर पास्ट में जा रहे हैं, बाय द वे पास्ट एंड फ्यूचर आर सेम थिंग। आप फ्यूचर को इमेजिन करो कि 2024 2025 में कौन होगा, राइट, कौन होगा प्राइम मिनिस्टर, आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो। बट ध्यान दो, आप ये इमेजिन कर सकते हो कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, आप ये इमेजिन कर सकते हो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आप ध्यान दो कि आपने कभी 2025 को एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपने सिर्फ पास्ट को एक्सपीरियंस किया है, और उस पास्ट की एक्यूमुलेशंस को आप रिसाइकल करके फ्यूचर पर प्रोजेक्ट कर देते हो। जो आपने पास्ट में एक्यूमुलेट किया है, जितने भी आपके भूतकाल के यादें हैं, मेमोरीज हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करते हो और उसको भविष्य में प्रोजेक्ट कर देते हो, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हो। नरेंद्र मोदी को आपने पास्ट में देखा ही है, उसका इंप्रेशन आपके अंदर है। राहुल गांधी को आपने पास्ट में देखा ही है, उसका इंप्रेशन आपके अंदर है। जो आपने कभी देखा ही नहीं है उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो आपने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है भविष्य में। आपका जो भविष्य का कल्पना है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले आपने पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं किया था। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, यस। तो ये जो विचारें हैं भविष्य की, वो वास्तव में आपकी यादें हैं भूतकाल की। तो इस भूतकाल से पीछे हटो, इस पास्ट को छोड़ो, और यही वास्तव में हमारे भूत हैं, जिसे हम भूत कहते हैं ना, भूत प्रेत, यही हमें हॉन्ट करते रहते हैं। कहा जाता है तंत्र में, बहुत ही सिंबॉलिकली इसे कहा गया है, और बहुत लोग चिढ़ जाएंगे इस बात से कि तुम रियलिटी को नहीं, तुम इसको सिंबॉलिक बता रहे हो, ये तो रियल है, ये वो। ये जो भैरव देवता है ना, वो हमें साधना करते समय इन भूत प्रेतों से बचाते हैं। तो और इन भूत प्रेतों से पहले बचना है हमें, तभी हम साधना कर सकते हैं। वास्तव में इसी भूत से हमें बचना है, ये जो पास्ट है इसी के भूत से हमें बचना है। आप जब साधना कर रहे हैं तो मन में हजारों तरह के विचार आते हैं, और उन सारे विचार किस पे आधारित हैं? इन्हीं भूतों पे, इन्हीं पास्ट पे। विचार का क्या अस्तित्व है? विचार कहाँ से आते हैं? भूतकाल से, जो भी हमने एक्यूमुलेट किया है पास्ट में एक्सपीरियंसेस, उसी को मॉडिफाई करके हम हमारे विचार बनते हैं। तो इस भूत से, इस पास्ट के डिप्रेशन से, इस पास्ट के बिलीव से, प्री कंसीव्ड बिलीव्स एंड एक्यूमुलेशंस, इनसे हमें बचना है, तभी हम साधना कर सकते हैं। और भैरव इससे हमें बचाते हैं। इससे एक बड़ा बच के आपकी साधना तब पूर्ण हो जाएगी जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देंगे। तो बी मोर कॉन्शियस, बी इन द प्रेजेंट, और आपके सारे एडिक्शंस, आपके सारे बंधन खत्म होते चले जाएंगे। आपकी सारी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आपको प्रेजेंट में रखने के लिए बनाई गई है। आप चक्र पे ध्यान कर रहे हैं, आप मूर्ति पे ध्यान कर रहे हैं, आप अपने थॉट्स को आने नहीं दे रहे हैं, आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दे रहे हैं, ना फ्यूचर में ना पास्ट पे। आप अपने माइंड को यहाँ रख रहे हो, प्रेजेंट में रख रहे हो, उस चक्र पे या उस मूर्ति पे रख रहे हो। मेक सेंस? आप अपने प्रैक्टिस किया, आप तो समझ रहे होगे इस बात को।
हम्म क्योंकि अगर आपका माइंड विचारों में खो जाता है, तो वो विचार क्या है? हम्म वो विचार हम्म भूतकाल के हम्म मॉडिफिकेशंस हैं। तो उस हम्म भूतकाल में अपने आप को नहीं बहने देना है, अपने आप को प्रेजेंट में रखना है, हम्म विचारहीन रखना है, हम्म कॉन्शियसनेस रखना है, अवेयर रखना है, माइंडफुल रखना है। हम्म तभी आप मुक्त हो सकते हो, तभी आप आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर हो सकते हो, तभी आप हम्म असेंड कर सकते हो और ट्रांसेंड कर सकते हो। हम्म Okay, this is an interesting point. कि all thoughts are from the past और future में भी projections of the past ideas हैं. So how do we create the new? हम्म? अगर all that we have inside in our psyche mind में तो भूत ही हैं या उनके प्रोजेक्शंस हैं या उनके रिमिक्स्ड वर्जन है, तो हाउ डू यू क्रिएट एन एब्सोल्यूट न्यू? तो इससे इस हिसाब से तो सूरज जी की मेरा जीवन सेम ओल्ड ही रहेगा, क्योंकि मैं कुछ जो भी कुछ मैं सोचूंगा वो पुराने ही किसी वर्जन का एक ख्याल का एक वर्जन होगा. हाउ डू यू कंप्लीटली ऑब्वियसली कॉन्शियस बीइंग कॉन्शियस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग और लॉ ऑफ अजम्पशन और ये सारी बातें होती हैं, हमारे शास्त्रों में नया बनाने का क्या उपाय है? एब्सोल्युटली न्यू. आप देखना कि जितने भी ईस्टर्न फिलॉसफी में हमारे हम्म जितने भी विग्रह हैं, हम्म चाहे वो बुद्ध के विग्रह हों, कृष्ण के विग्रह हम्म हों, हम्म महावीर जैन के विग्रह हों, हम्म उसमें उनका फेस और उनका बॉडी एकदम यंग है, एकदम जवान है। या उन्हें 16 वर्ष का दिखाया जाता है ट्रेडिशनली, ये जो हाँ 16 फिगर है ना। और हम्म मैंने माता त्रिपुर सुंदरी पे जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने हम्म 16 का सिग्निफिकेंस बताया था। हम्म 16 का हम्म सिग्निफिकेंस था कि जो इस चक्र से, इस रिसाइकलिंग के चक्र से बाहर निकल चुकी है। क्योंकि ये जो साइकिल है वो 15 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो चांद के 15 फेजेस हैं। और जो इससे बाहर निकल चुकी है, जो 16 है, वो त्रिपुर सुंदरी है। सो शी इज इटर्नली यंग। हमारे जो बुद्ध हैं, हमारे जो महावीर हैं, दे आर इटर्नली यंग, दे आर फ्रेश। वो ओस के बूंद जैसे फ्रेश हैं, वो पूरी तरह से जवान है, क्योंकि वो लाइफ को बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के, अपने पास्ट बंधनों के, अपने पास्ट बॉन्डेज के बिना उसको देखते हैं लाइफ को। वो लाइफ को एज इट इज देखते हैं। जैसे एक बच्चा लाइफ को एज इट इज देखता है। वो उसके अंदर कोई प्री कंसीव्ड बिलीव्स नहीं होती। वो फूल को देख के इग्नोर नहीं कर देता, वो फूल को देख के खुश होता है। वो उस प्लांट की इंट्रिकेसीज को देखता है, उसके कलर को देखता है, वो खुश होकर उछल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उस फूल पे अपने प्रीवियस नॉलेज को सुपर इम्पोज कर देते हैं। ओके, ये तो यही अड़हुल का फूल है, ये तो यही गुलाब का फूल है, मैंने पहले देखा ही है इसको, एंड वी जस्ट इग्नोर इट। जो स्पिरिचुअल बीइंग होता है, वो अपने इस पास्ट के कचड़े को, इस भूत को, इस वेताल को अपने से दूर हटा देता है, और वो लाइफ को बिना इन कचड़ों के देखता है, अनफिल्टर्ड, एकदम न्यू एक्सपीरियंस की तरह। हर एक फूल जो हम देखते हैं, हर एक प्लांट जो हम देखते हैं, हर एक मोमेंट जो हम जीते हैं, वो पहले नहीं आया है। आपको ये चीज समझना होगा। ये मोमेंट इससे पहले नहीं आया था। इससे पहले आया है ये मोमेंट? ये प्रेजेंट मोमेंट इससे पहले आया है? आया ना? अब बताइए, क्या ये आया है? एब्सोल्युटली नॉट. अभी जो मोमेंट है ये इससे पहले आया है? और अभी जो मोमेंट है ये इससे पहले नहीं आया है ना? हर मोमेंट न्यू है। तो हम उसे अपने फिल्टर्स से क्यों देखते हैं? हम क्यों देखते हैं कि हमने इससे पहले से एक्सपीरियंस कर चुका है, हमने इससे पहले एक्सपीरियंस कर लिया है? क्योंकि हम इन एक्सपीरियंसेस, इन पास्ट के फिल्टर्स से चीजों को देखते हैं। इसीलिए हमारा देखना, हमारा जो परसेप्शन है, वो एज इट इज नहीं होता। हमारा परसेप्शन एकदम क्लाउडेड है। अगर हम बस बिना अपने ओपिनियंस के, बिना अपने बिलीव्स के, बिना पास्ट के चश्मों के, बिना भूतकाल के चश्मों के अगर हम चीजों को देखते हैं, तो वो खुद अपने आप में एक मार्ग बन जाता है एनलाइटनमेंट का। और इसी मार्ग को जे कृष्णमूर्ति सिखाते थे।
तुम अपने फिल्टर्स को हटा दो, क्योंकि ये जो पास्ट है वो ऑब्जर्वर को क्रिएट करता है। ये जो हमारा व्यक्तित्व है, ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो एक्यूमुलेशन है, मैं चेतना की बात नहीं कर रहा, ये जो हमने बना लिया है एक फॉल्स आइडेंटिटी, ये सेल्फ, सुयश या हर्षित, ये क्या है? ये एक्यूमुलेशंस है। ये एक्यूमुलेशंस है नाम का, ये एक्यूमुलेशंस है यादों का। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कौन हो, तो आप यही बोलते हो ना कि मैं एक पिता हूं, मैं एक पति हूं, और ये मैं यहाँ पे जन्मा था, मैं स्कूल में पढ़ा था। ये सब क्या है? ये सब यादें हैं। आप फ्रेश नहीं जी रहे हो, आप इन यादों में जी रहे हो। तो ये याद है जो आपको बना रहे हैं, आपके इस लोअर सेल्फ को, आपका जो ये निचला आत्म है, निचला अहम है, इसको ये यादें बना रहे हैं, इसको ये भूतकाल बना रहा है। तो जब तक आप चीजों को इस भूतकाल के चश्मे से देख रहे हो, तब तक ये जो छोटा सेल्फ है, ये जो लोअर सेल्फ है, ये जीता रहेगा। और जब तक ये जीवित है, तब तक डुअलिटी एग्जिस्ट करेगी, जो देख रहा है और जिसे देखा जा रहा है, उन दोनों के बीच में। अगर आप इन फिल्टर्स को हटा देते हो, अगर आप पास्ट को हटा के चीजों को देखते हो, तो ऑब्जर्वर ही खत्म हो जाएगा। ये जो देख रहा है, जिसके अपने बिलीव्स हैं, जिसके अपने बायसेस हैं, वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ देखना बचेगा, और तब पूर्ण अद्वैत की प्राप्ति होगी। तो न्यू लाइफ का हर मोमेंट नया हो, इसका यही एक तरीका है, और ये एनलाइटनमेंट का भी एक तरीका है। एक यूएस के डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, मे बी यू हर्ड ऑफ हिम। I have Joe heard, but I Dispenza. have not researched about him. He has built his entire this business, entire self growth empire around this idea only. Okay. And obviously he must have borrowed it from us. So quick as in कि जो लोग साधना पथ पे अग्रसर नहीं है, जिन लोगों के पास कोई किसी गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, बात हमारी कन्वर्सेशन से होपफुली उनको बात थ्योरेटिकली समझ में आई। प्रैक्टिकली किस तरह के मेडिटेशन या क्या वो कर सकते हैं टू गेट स्टार्टेड, लेट्स से ऑन लेवल 1? मैंने सिर्फ इतना कहा ना, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्शियस। एक बार आप कॉन्शियस रहना शुरू हो जाओ, और अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में इन्फ्लुएंस करने मत दो, एंड दैट इज योर मेडिटेशन। इसके अलावा कुछ नहीं। 112 मेडिटेशन की विधि बताई गई है विज्ञान भैरव तंत्र में, और ये सभी मेडिटेशन इसी प्रेमाइस पे बेस्ड हैं, इसी आधार पे वो खड़े हैं कि तुम प्रेजेंट में रहो, कॉन्शियस रहो। आप कुछ भी उठा सकते हो, आप ये बुक उठा सकते हो, एंड यू जस्ट बी कॉन्शियस अबाउट दिस बुक। अपना सारा ध्यान इस किताब पे रखो, एंड दैट विल बी अ मेडिटेशन ऑन इटसेल्फ। इसे ही धारणा कहते हैं। आप यहाँ पे ध्यान कर सकते हो, आप यहाँ पे ध्यान कर सकते हो, आप हार्ट पे ध्यान कर सकते हो, आप नाभि पे ध्यान कर सकते हो, कहीं भी करो, ध्यान करना है बस। और ये जितने भी विचार आ रहे हैं हजारों तरह के, उन सबको साइड रखो। आपका ध्यान खिंचाएगा उस तरफ, बट उसको पुल करके वापस इस पे रख दो, या जिस चीज पे भी आप ध्यान कर रहे हो। आप मंत्र पे ध्यान कर सकते हैं, नमः शिवाय मंत्र, और आपके विचार आएंगे कुछ भी, आप उस विचारों से अपने मन को फिर वापस इस पे केंद्रित कर दो। आप सांसों पे ध्यान कर सकते हैं, आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, डेफिनेटली फिर आपके ये भूत आपको हॉन्ट करने के लिए आएंगे ही। जैसे मैं कहता हूँ, आपके पास्ट, आपके मेमोरीज, आपके बायसेस, वो आपको हॉन्ट करने के लिए आएंगे ही विचार बन के। लेकिन आपको उनसे हट के वापस अपने ध्यान को इस पे बनाए रखना। ये हॉन्ट करते रहेंगे, बेताल की तरह, बेताल की तरह ये आपको कहानी सुनाते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसके बहकावे में आ गए, अगर आपने बोल दिया, अगर आप इन्वॉल्व हो गए, तो फिर बेताल चला जाएगा वापस, और फिर आपको कुछ गलत बोले तो, गलत बोला तो सर के 32 टुकड़े। Exactly. तो सजा मिलेगी। इसलिए मेडिटेशन इज वेरी सिंपल। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उन्हें छोड़िए, भागना बंद करिए, प्रेजेंट में रहिए, कॉन्शियस रहिए, किसी भी एक चीज पे ध्यान करिए, आंख बंद करिए, एंड जस्ट बी अवेयर। अपने विचारों के प्रति अवेयर हो सकते हैं आप, अपने सांसों के प्रति अवेयर हो सकते हैं आप, नमः शिवाय मंत्र के प्रति अवेयर हो सकते हैं आप। जस्ट बी अवेयर, और भूतों से बच के।
मैं आई यूज म्यूजिक फॉर दैट। जब मैं मेडिटेशन नहीं जानता था या मुझे, तो आई यूज टू डू म्यूजिक, लाइक जस्ट प्ले वॉट एवर आई कुड। एंड म्यूजिक इज सच ए वंडरफुल थिंग। म्यूजिक आपको, अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो वो आपको प्रेजेंट में रखता है, चाहे आप सुन रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं यहाँ पे रीडिंग कुछ बुक है बोलूँ तो। अगर आप अलाउ करो। जी जी जी। अभिनव गुप्त जो हमारे कश्मीर शैविज्म के बहुत बड़े मास्टर थे, जिनको मैं हम्म। कहता हूँ कलयुग का सबसे बड़ा तांत्रिक, उन्होंने हाँ। कहा था कि जो व्यक्ति म्यूजिक सुनते हुए उन्होंने हम्म। कहा था स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, स्ट्रिंग हम्म। इंस्ट्रूमेंट जब बज रहा है और वो हम्म। सुनते हुए भी अगर वो प्रेजेंट में नहीं रह सकता, अगर वो सुनते हुए हम्म। भी वो भैरव अवस्था में नहीं जा सकता, तो उससे बड़ा हम्म। डफ्फड़ कोई नहीं है, उससे नीच, उससे जड़ बुद्धि कोई नहीं है। महापापी। हाँ, क्योंकि म्यूजिक में वो इंटेंसिटी होती है, म्यूजिक में वो बात है हम्म। कि वो आपको प्रेजेंट में रख सकती है, कि वो आपको हम्म। विचारहीन अवस्था में ला सकती है। हम्म। म्यूजिक इज अ वेरी एब्सोल्यूट। ब्यूटीफुल वे। आप देखना जितने भी बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, वो हाँ अपने आप में जैसे उनको देख के ही लगता है कि उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया है। हाँ हाँ। किसी भी आर्टिस्ट को, मैं तो हाँ, ये बार बार बोलता हूँ कि पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, कंपोजर हो, स्पेसिफिकली म्यूजिक, स्पेसिफिकली म्यूजिक म्यूजिक। वाले लोगों के हाव भाव। अब मैं, मतलब मैं तो बाल फैशन में रखता हूँ, लेकिन मैं ये देखता था पहले कि आर्टिस्ट लोगों की एक फिजिकलिटी फेमिनिन हो जाती है, दे बिकम ब्यूटीफुल फिजिकली, ओके, और क्रिएटिव फोर्स आ जाती है। दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी कि जितने ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, जितने ज्यादा वैसे होते हैं, दे बिकम एस्थेटिकली वेरी डिफरेंस डिफरेंट। राइट। क्योंकि मैं और यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म। जैसे आप देखो ना, भगवान कृष्ण फ्लूट बजाते थे, भगवान हम्म। शिव वीणा, रुद्र वीणा, माता सरस्वती, है ना, भगवान शिव तो डमरू भी बजाते हैं। हम्म। तो आप देखना जितने भी हमारे गॉड्स हैं, सबके साथ एक इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दिया गया है, हम्म। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। क्योंकि जब आप हम्म। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान करते हो, और ये मैं एक ध्यान की विधि भी बता रहा हूँ साथ में, हम्म। आप म्यूजिक क्या है, साउंड क्या है, जब दो चीज एक साथ टकराती है, जब दो चीज हम्म। का एक साथ स्पर्श होता है, तो म्यूजिक क्रिएट, तो हम्म। साउंड क्रिएट होता है। आया ना हम्म। एग्जाम्पल? एब्सोल्युटली। मैं ये पेन लेता हूँ और मैं इसके साथ हम्म। ऐसे नॉक करता हूँ, तो इससे एक साउंड हम्म। क्रिएट हुआ। हम्म। उसी तरीके से हम्म। जब आप म्यूजिक बजाते हो, कि एक तार की तार से ध्वनि बजाते हो, तो एक साउंड क्रिएट होगा, और साउंड हम्म। के प्रति आपको अलर्ट रहना है। हम्म। और वो साउंड आप देखना कि कैसे धीरे 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 करके वो खत्म हो रही है। आप हम्म। उस साउंड को पे अपने माइंड को टिका दो, उसी को अपने हम्म। मन का आधार बना दो, उस साउंड को। और जैसे जैसे हम्म। वो साउंड खत्म हो जाएगी, हम्म। तो मन धीरे धीरे निराधार होता चला जाएगा, और हम्म। फिर मन भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। हाँ। इट्स अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन, वेरी पावरफुल यस मेडिटेशन। यस यस। तो पहले गुरु जो है सितार की एक ध्वनि बजाते थे, फिर हाँ। वो टन जो आवाज निकलती थी, शिष्य अपना ध्यान हम्म। उस पर केंद्रित कर देता था, अपना मन उस पर हम्म। केंद्रित कर देता था। हम्म। और वास्तव में हम्म। मन जिस चीज के ऊपर आप केंद्रित करते हो, मन वो बन जाता है, मन उसका रूप ले लेता है। और जैसे ही मन हम्म। उस विचार का रूप, उस साउंड का रूप लेता था, फिर वो हम्म। साउंड धीरे 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 टन करके धीरे धीरे करके खत्म हो हाँ जाती थी, और उसके साथ माइंड ही हाँ खत्म हो जाता, और आप हाँ। विचारहीनता में चले जाते। इट वॉज अ वेरी हम्म। पावरफुल मेडिटेशन। हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये दिस इज ए वेरी गुड वे टू स्टार्ट फॉर एनीवन। म्यूजिक, मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे म्यूजिक पसंद ना हो, चाहे किसी भी तरह का। तो ये तो राइट अवे एनीवन कैन स्टार्ट। किसी भी तरह कोई नहीं मिला आज तक। मैं अपने बहुत खराब समय में, बहुत डिस्ट्रेस्ड स्टेट में, बहुत डिप्रेस्ड स्टेट में, ऐसी स्टेट में, जब जैसे कि अंधेरे कुएं, अंधे कुएं के बॉटम में बैठा हूं, और कोई कुछ किसी भी तरह की कोई राह या कोई कुछ भी नहीं है अगले दिन के लिए, ऐसे समय में भी आई ऑलवेज केम बैक टू म्यूजिक। एंड आई ऑलवेज, लुकिंग बैक, आई थिंक
द डिवाइन इंटरवेंशन कि म्यूजिक में हमेशा कर पाया, और वो म्यूजिक बाहर खींच लाया हमेशा, कितना भी खराब समय हो। सो आई कैन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आपने इतना सुंदर इसको एक्सप्लेन किया कि अगर आप नहीं भी बजाना जानते, आप प्रैक्टिस करना भी नहीं जानते, आप सुन तो सकते ही है ना, एवरीवन कैन लिसन एंड एंजॉय। और बजाने स्पेसिफिकली में तो ऑब्वियसली मजा आ जाता अगर आपको इसको मेडिटेशन के लिए यूज करना है तो मैं स्पेसिफिकली आपको कहूंगा कि सितार की ध्वनि को यूज करें। है। सितार इज द एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि जितने भी तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे गिटार वगैरह, वो उसी से आता है। सितार वाज द ओरिजिनल बेस्ट। तो अगर आपको इसको मेडिटेशन के लिए यूज करना है और अगर आप सिर्फ सुनना चाह रहे हो, बजाना नहीं जानते, यूज सितार। मैं बता रहा था कि कैसे मेरे को मिरेकल्स और चमत्कार की वो थी कि मेरे गुरु हैं, उनकी तरफ से मुझे कुछ स्पिरिचुअल ऐसी चीजें दिखें या हों, और तो फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि क्या ये एक चमत्कार नहीं है कि जो व्यक्ति रात दिन शराब पीता था, रात दिन स्मोक करता था, कंप्लीटली एक नरक के जीवन में लिप्त था, वो आज यहाँ बैठा हुआ एक सुयश के साथ बात करने के काबिल है। आई एम टॉकिंग टू यू। ये ऐसे नहीं कहिए। नहीं, काबिल I won't be here. I won't be here. I'm talking to you. That means at least something I must have done right. हाँ, तो आप ये वहां कह उस अंधेरे कुएं से बाहर निकाल के अगर यहाँ पे मैं हूँ, it is no less than a miracle. This is how I started राइट। thinking about my own life. और आप ये ये कह चमत्कार से सकते हैं कि क्योंकि आप एडिक्टेड थे, आप ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थे, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे, स्मोकिंग के इन्फ्लुएंस में थे, तो आप उससे उठ के उसको आप ट्रांसेंड करके, कई लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत रेयर है जो एक बार एडिक्टेड हो गया ना, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसको छोड़ के अभी आप यहाँ पे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में हैं, इट इज अ मिरेकल इन इटसेल्फ। अगर आप अलाउ करो तो मैं इसके ऊपर थोड़ा और बोलना चाहता हूँ। यस प्लीज। सी, मिरेकल क्या होता है, जिसे मिरेकल कहते हैं, वो क्या है? मिरेकल को आमतौर पे लोग उस चीज को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, इस वर्ड को, मिरेकल को, जो अनयूजुअल है, जो उसके नॉर्मल लॉज के अगेंस्ट है, जो अनदेखा है, उसे लोग मिराकुलस कहते हैं। स्ट्रेंज को मिराकुलस कहते हैं। द थिंग इज कि हम लोगों ने ना क्या किया है कि हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं एग्जिस्टेंस के प्रति। हम लोग एग्जिस्टेंस के प्रति यूज्ड टू हो गए हैं। एग्जाम्पल, ये एक पेन है और ये मेरा हाथ है जो इस पेन को उठा रहा है। इजंट इट मिराकुलस इन इटसेल्फ कि मैं कैसे अपने हाथ को ऊपर उठा पा रहा हूँ, कैसे मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ एकदम स्मूथली अपने इस हाथ को, और अंदर में कितने सारे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है मेरे ब्रेन से मेरे हाथ तक एंड एवरीथिंग। क्या ये अपने आप में मिराकुलस नहीं है? लेकिन हम लोग इतना यूज्ड टू हो गए कि हमें इन सब चीजों में मिराकल दिखता ही नहीं है। धरती घूम रहा है सूर्य के अलग आसपास गोल गोल, क्या ये अपने आप में मिराकल नहीं है? धरती अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, क्या ये अपने आप में मिराकल नहीं है? इनफैक्ट वी डोंट हैव अ करेक्ट आंसर, वी डोंट हैव अ करेक्ट साइंटिफिक आंसर कि मैटर क्या है। अगर आप कई सारे वैज्ञानिकों से पूछते हो ना, कहा जाता है कि अगर आप 10 वैज्ञानिकों से पूछोगे कि मैटर क्या है तो आपको 11 आंसर मिलेंगे। तो वी डोंट हैव अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग। लेकिन हम लोगों ने अपने नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से इन सारी चीजों को बहुत ही नॉर्मल बना लिया है अपने परसेप्शन में, कि सब कुछ बहुत नॉर्मल है और ये कुछ भी मिराकुलस नहीं है। और जब कुछ ऐसा घटित होता है जो हमने कभी नहीं देखा है पहले, तो हम उसको कहते हैं मिराकुलस। मैं एग्जांपल देता हूँ हैरी पॉटर मूवी का। आपने देखा है हैरी पॉटर मूवीज? उसमें जब हैरी जाता है हॉगवर्ट्स और विजार्डिंग वर्ल्ड, जब जादू की दुनिया में हैरी पहली बार जाता है फर्स्ट मूवी में, फिलोसोफर्स स्टोन में, तो उसके लिए सब कुछ मिराकल से भरा हुआ होता है। लेकिन वहां के जो नॉर्मल विजिट्स होते हैं जैसे रॉन और हैग्रिड, वो रोज की बात है, इसमें क्या मिराकल? तो मिराकल हर कुछ में है, क्योंकि हम अपने पास्ट से इतना बंधे हुए हैं। ये हमारा पास्ट की चश्मे, हमारे भूतकाल के चश्मा हमारे ऊपर लगा हुआ है।
या कहो हमारे हम्म, भूतों ने हमारा आंख ढका हुआ है, इसके कारण हम इस मिराकल को देख नहीं पाते। अगर आपको आपके अंदर जो एक्सपीरियंस घटित हुए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल हम्म, आपको जो है भैरव दिखाई देने लगे, ठीक है, हम्म, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा कि आप हम्म, भैरव को देख पा रहे हो। लेकिन जो इंसान हम्म, उसको रोज देखता है ना, ये विल कंसिडर इट्स नॉट अ मिराकल, ये तो नॉर्मल बात है, हर दिन की बात है। हम्म, आप यहाँ पे राइट, दो चीज राइट, कर कह सकते हो, दो एस्पेक्ट, दो तरह से इसको देख सकते हो। या तो हम्म, हर कुछ ही मिराकल है, जो भी हो रहा है वो हम्म, अपने आप में मिराकल है, इट इज अ मिराकल हम्म, इन इटसेल्फ कि यूनिवर्स इतना रैंडमली हम्म, इस स्टेट में पहुंचा कि धरती जैसे प्लैनेट पे लाइफ अपने आप आ गई। अगर हम्म, कुछ भी अनबैलेंस में होता तो ये लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। यू नीड अ हम्म, प्रॉपर बैलेंस ऑफ एवरीथिंग फॉर सर्वाइवल। हम्म, और हम्म, यूनिवर्स में सब कुछ इतना प्रॉपरली कैसे हुआ कि धरती पे लाइफ लाइफ आ गई? ये अपने आप में हम्म, मिराकल है। हम्म, अगर आप मिराकल ही मानना चाहते हो तो हर कुछ को मिराकल मानो, हम्म, नहीं तो जो एक्सपीरियंसेस है उनको भी मिराकल मत मानो, क्योंकि वो भी हम्म, साइंटिफिक लॉज ही हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। जिसे हम सिद्धि हम्म, कहते हैं, मिराकल कहते हैं, दे आर ऑल्सो हम्म, साइंटिफिक लॉज, बट वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। राइट, या तो सब कुछ ही हम्म, मिराकल है या तो कुछ भी मिराकल नहीं है। आप ऐसे काम करो, हम्म, ऐसे फंक्शन करो लाइफ में। हाँ, 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 हाँ. But you start to appreciate more as you move on this path ki like I experience and I feel ऐसा नहीं है कि चीजें ज्यादा होने लगती हैं कोइंसिडेंटल और सिंक्रोसिटी या मिरेकुलस, बट आप अप्रिशिएट ज्यादा करने लगते हो। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि छोटी राइट। छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको यू अप्रिशिएट मोर। यार ये तो कमाल हो गया, भूत मतलब का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके। ये तो मतलब ऐसा तो कमाल ही हो रहा है। फिर just I think I will let a lot of people who will be watching this share their experiences कि कैसे पथ पे अग्रसर होंगे, क्या क्या होगा वो चलने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। एंड मेरे को जो फेथ, जिस फेथ से मैंने शुरू किया था कि द पाथ विल इमर्ज इटसेल्फ, एंड द पाथ हैज स्टार्टेड टू इमर्ज। तो दैट्स एन लॉ रिटन इन स्टोन। पहला वर्स, पहला सूत्र चैतन्य आत्मा का आज हमने डिस्कस किया। यू टॉक्ड अबाउट कॉन्शियसनेस एंड द फ्रीडम एंड here and now, killing or abandoning the shackles of the past to be here, to understand who am I। यहाँ से दूसरे सूत्र की ओर चलेंगे और hopefully we'll continue this conversation as Sure. and when it's convenient to you। Thanks a lot for your time, Suyash। अगर ये आपके लिए मददगार है, अगर ये हमारे ऑडियंस के लिए मददगार है, किसी भी तरह से उनके स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करता है, अगर मैं एटॉमिक रोल भी प्ले करता हूँ भगवान शिव के मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, इट इज अ ग्रैटिट्यूड फॉर मी। आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं धन्यवाद करता हूँ आपको कि आपने अपॉर्चुनिटी दिया मुझे। Thanks a lot। The feeling is mutual। नमस्कार। नमस्कार।